तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 29 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। कोशिश करेंगे सब कुछ बताते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबर। अच्छा ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ चोक कॉइल इज सिंपली अ कॉइल हैविंग अ लार्ज इंडक्टेंस बट अ स्मॉल रेजिस्टेंस। चोक कॉइल्स आर यूज्ड। अच्छा ठीक है, पहले तो हम लोग ये चोक कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है कहानी भाई, कि क्यों चोक कॉइल का यूज पड़ ही रहा है। मान लेते हैं कि हम किसी एसी सोर्स से किसी लोड रेजिस्टेंस को लेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेट से लोड रेजिस्टेंस है आरएल, ठीक। अब घर में जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, मान लेते हैं उसका जो आरएमएस वैल्यू है वो है लेट से वी। अब इसका आरएमएस वैल्यू वी है और मान लेते हैं हम लोगों को लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कम चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम घर की मेन सप्लाई ही कम कर दें। लेकिन अगर मेन सप्लाई कम कर देंगे तो बहुत सारे और भी तो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है ना, और बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, सब पर वोल्टेज कम हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं भाई, तो हम लोग करें क्या। एक बेसिक जुगाड़ ये आ सकता है कि सर ऐसा करते हैं कि लोड के पैरेलली में, सॉरी सीरीज में एक एक और रेजिस्टर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, लेट से आर। लेकिन अब जब इसको हम घर के मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये तो ठीक है भाई, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसके क्रॉस, मान लेते हैं एक बार को कि इसके क्रॉस 220 वोल्ट है, इसके क्रॉस अब 100 वोल्ट गया तो इसके क्रॉस 120 वोल्ट चला जाएगा, या इसके क्रॉस 100 गया तो इसके क्रॉस 120 चला जाएगा। मतलब हम इसको बदल बदल के अपने लोड के क्रॉस जो रजिस्टर है वो वोल्टेज है वो बदल सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर हम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को ड्रॉप करा रहे हैं तब तो भाई हीटिंग आने लगेगी, आई स्क्वायर आर टी। रूम फालतू का गर्म भी हो रहा होगा और हमको एक्स्ट्रा बिजली का बिल भी देना पड़ रहा होगा। तो हम लोग यही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए करते क्या है, इसीलिए करते ये है कि लोड के अक्रॉस सीरीज में केवल एक सिंगल रेजिस्टर न जोड़ करके हम लोग रेजिस्टर प्लस एक इंडक्टर जोड़ देते हैं लोड के क्रॉस, ठीक है। और ये रहा हम लोगों का एसी सोर्स। अब ये ही ओवरऑल इसी पूरे को हम लोग बोल देते हैं यही है चोक कॉइल, ठीक है ना। ये है हम लोगों का रेजिस्टर, ये है हम लोगों का इंडक्टर जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो है एक्सएल, ठीक। और अगर हम लोग इसका 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 इंडिविजुअली नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसका नेट इंडक्टेंस बोल दे अगर हम लोग उसको, जिसको जेड से दिखाते हैं, तो वो बेसिकली क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आ गया इंपेडेंस की वैल्यू, जेड की वैल्यू। जहां पे एक्सएल क्या है तो एक्सएल जो है वो है ओमेगा इंटू में एल। अब यहाँ एक बच्चा काउंटर कर सकता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे कि आर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप आर ही लेके चले हैं, तो नहीं। एक्चुअली में करते क्या, इसलिए बोला जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक अच्छे चोक कॉइल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक अच्छे चोक कॉइल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका आर खूब कम हो, एल ज्यादा से ज्यादा हो। भाई एल ज्यादा से ज्यादा होगा तो ओवरऑल जेड ज्यादा हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। और चूंकि उसका आर बहुत कम है तो हीटिंग के फॉर्म में आई स्क्वायर आर टी जो होगा वो एकदम कम हो जाएगा। तो जो हीट का लॉस है या जो बिजली का बिल हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था वो भी नहीं होगा। तो एक अच्छा चोक कॉइल बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज लेकर के आ गया कि भाई वोल्टेज भी बदल गया और वो जो रेजिस्टर ज्यादा होने से बिजली का बिल देना पड़ रहा था वो भी नहीं देना पड़ा, ठीक है। और वही चीज यहाँ लिखा है कि चोक कॉइल इज अ सिंपली कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टेंस बट ए स्मॉल रेजिस्टेंस। भाई इंडक्टेंस ज्यादा होगा, एल ज्यादा होगा तो एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और आर कम होगा तो पावर लॉस या हीट जो लॉस है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की बातचीत है भाई। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि रीजन में क्या लिखा हुआ है, क्या असर्शन वाली बातचीत लिखी हुई है कि नहीं। पहले हम लोग असर्शन पूरा पढ़ लेते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, चोक कॉइल्स आर यूज्ड विद फ्लोरोसेंट मर्करी ट्यूब, को एक तरह का बल्ब जैसा हम लोग मान सकते हैं। इफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मर्करी ट्यूब, अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे बिना चोक कॉइल के तो भाई उस लोड रजिस्टर पर पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप आने लगेगा। और पूरा जब वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इतना सफिशिएंट हो सकता है कि ये जो रेजिस्टर्स है वो खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो जो ट्यूब होगा वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बाय यूजिंग द चोक कॉइल द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर दिस। देखते हैं भाई, एक अच्छे चोक कॉइल, यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि एक अच्छे चोक कॉइल की बात कर रहे हैं। एक अच्छे चोक कॉइल में रेजिस्टेंस एकदम कम से कम होता है और जो एल होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। तो हम लोग एक गुड चोक कॉइल, एकदम आइडियली गुड चोक कॉइल की बात करें तो रेजिस्टेंस हो जाए 0 और एक्सएल जो है वो कुछ ना कुछ है। तो अगर हम एक अच्छा चोक कॉइल कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें केवल क्या बचा तब इंडक्टेंस, और इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं एक लोड रेजिस्टेंस से, और यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो आर है वो सप्लाई अक्रॉस रजिस्टर, मतलब लोड रजिस्टर की वैल्यू ये आर दे दिए हैं और ये हम लोग का क्या हो गया एक्सएल। और इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं हम किसी एसी सोर्स से जिसका आरएमएस वैल्यू कितना है, लेट्स से वी है। तो देखते हैं कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर हम लोग ये चोक कॉइल वी सी, चोक कॉइल, ठीक है ना, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा वी आर। भाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर की बात करेंगे तो आई आर एम एस इंटू में आर हो जाएगा, और आई आर एम एस क्या हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। और जेड क्या होगा, जेड भाई अगर रेजिस्टर और इंडक्टर जुड़े होते हैं, जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। चूंकि यहाँ कैपेसिटेंस वगैरह नहीं है तो हम लोग का क्या आ जाएगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि एक्सी जीरो रखेंगे
तो एक्सएल का स्क्वायर बचेगा। तो यहां से हम लोगों का जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर और इनटू में क्या चल रहा है, आर चल रहा है, तो ये वोल्टेज अक्रॉस आर हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस आर बाई में वी करेंगे अगर, तो वो क्लियरली कितना आ रहा है, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर। क्लियर। और यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि रिड्यूस कर जाएगा किस फैक्टर से, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के स्क्वायर से, वही सब कुछ लिखा हुआ आर एल इंडक्टर, बिल्कुल सही बात। और यही तो रीजन है ना कि भाई वोल्टेज अगर घट गया तो इसके खराब हो जाने के चांसेस एकदम घट जाएंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पे लिखा है कि अगर डायरेक्ट कनेक्ट करते तो खराब हो जाता, और हम लोग चाह रहे हैं कि कनेक्ट कर देते हैं चोक कॉइल के साथ, ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप है कुछ इस पे हो जाए कुछ इस पे हो जाए, और ये जो फ्लोरोसेंट मर्करी ट्यूब है वो खराब होने से बच जाए। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं एक बार। लिखा हुआ टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ दिस एंड दिस विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से दो अलग अलग एंगल्स पर फेंका गया है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट। देखते हैं भाई, दो पार्टिकल हैं, दो अलग अलग एंगल पर थ्रो किया गया है सेम स्पीड से, u से और u से। एक को फेंका गया है 45 माइनस अल्फा पे, एक को फेंका गया है 45 प्लस अल्फा पे। उनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो चाहिए एच मैक्स। भाई जिसको पहले बोला उसका पहले लिखेंगे, जिसका बाद बोला उसका बाद में लिखेंगे विद द रैशनल। ठीक है, पहले 45 माइनस अल्फा वाला है, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं एच मैक्स 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच मैक्स 2। भाई एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल को u स्पीड से और थीटा हॉरिजॉन्टल एंगल से फेंका गया है तो उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस में अल्फा डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को मिल क्या रहा है, यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यू मिल रहा है, इधर हटा रहे हैं एक बार, यहाँ से हम लोगों को जो ओवरऑल वैल्यू मिल रहा है वो कितना है, वो है साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। अब ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है भाई। अब ये कितना अलग क्वेश्चन ये इसलिए हो गया क्योंकि अब यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब दिख रहा है कि सारे ऑप्शंस तो हैं, इन सारे ऑप्शन में 2 अल्फा भी है, लेकिन 45 डिग्री नहीं है। अब किसी जुगाड़ पे जाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है कि अब हम लोग वन बाय वन कुछ कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग अपनी कहानी को पहुंचा पा रहे हैं। ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर किसी फॉर्मूले में है तो है, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में है। भाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मल्टीपल फॉर्मूले हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ जो इस्तेमाल करना है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को साइन स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर भगाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। रखते हैं एक बार, यहाँ क्या लिखेंगे भाई, अगर हम लोग 2 को हटाएं, ये 2 को अगर हटा दें तो क्या ये 2 अपॉन में आ सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा की जगह पे कितना 45 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, फिर 1 माइनस कॉस 2 इंटू 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई में 2, है ना। अब हम लोग अगर चले तो डिवाइडेड बाई 2 तो 2 तो कट ही सकता, कोई दिक्कत है नहीं भाई। 1 माइनस, अगर हम इस 2 का अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दें तो 45 का डबल 90 माइनस में 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 90 प्लस में 2 अल्फा। ठीक है ना। अब 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये बन जाएगा साइन में 2 अल्फा कॉस 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कॉस है भाई तो नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव पहले से ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन, क्योंकि कॉस का साइन जाएगा क्योंकि 90 है, तो 1 प्लस साइन में 2 अल्फा, तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंड लेंथ l is placed in a uniform electric field when the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, the time period of its oscillation will be। ध्यान देते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो x एक्सिस के लॉन्ग है,
क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ कि वो है ई नॉट आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये ई नॉट आई कैप। क्लियर। अब जो डाइपोल रखा गया वो कुछ ऐसा सा रखा गया इस तरीके से, ऐसे बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कि डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन तब आता है जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है तब वो होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, ये ध्यान भी रखना है ना। तो ये रहा हम लोग का डाइपोल मोमेंट, मतलब ये रहा होगा माइनस क्यू, ये रहा होगा प्लस क्यू, इनके मासेस दिए हुए हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे दिया गया है? एल दे दिया गया, एल 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 है ना, एंड लेंथ एल। ठीक, अब इसको डिस्प्लेस किया गया स्लाइटली, मतलब ऐसा कुछ, ये वाला एंगल जो है वो थीटा हो गया, ये ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल है थीटा ना, इधर क्यों डिस्प्लेस किया ऐसे। ठीक है, अगर हम लोग टॉर्क लिखें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। एक बार हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, किधर की ओर होगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो अंदर की तरफ होगा, टॉर्क अंदर की तरफ, थीटा इधर की तरफ है तो थीटा होगा बाहर की तरफ, तो थीटा है बाहर, टॉर्क है अंदर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो तो चूंकि दोनों दूसरे के अपोजिट है तो 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ माइनस साइन लगा दे रहे हैं। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि टॉर्क और थीटा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। चूंकि बहुत स्मॉल एंगल है, डिस्प्लेस स्लाइटली, स्लाइटली ना बहुत छोटा है, और अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, तो क्लियरली क्या आ जाएगा? माइनस में पी थीटा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस में पी ई इंटू में थीटा। अल्फा यहाँ से आ जाएगा माइनस में पी ई बाई आई इंटू में थीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये है रोटेशनल, एक मतलब रोटेशनल के केस में हम लोगों को मिलता है ये फॉर्मूला। अगर कभी भी रोटेशनल एसएचएम हो रहा है, जैसे एक होता है लीनियर एसएचएम, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये बताता है लीनियर एसएचएम को, जबकि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये बताता है एंगुलर एसएचएम को। दो तरह की बातें हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा? पी ई बाई आई, स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए तो हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी, तो क्लियरली हम लोगों को दिखना चाहिए कि यहाँ से जो टी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में पी इंटू ई। अब कई बार बच्चे को डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होता है तो वो यहीं से भी शुरू कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, तो सबका अपना अपना तरीका है। जैसे हम फिर ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग के जेईई मेंस के पेपर में बहुत सफिशिएंट टाइम है भाई, 2 मिनट 2.5 मिनट लगेगा, बहुत आराम से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट 2.5 मिनट मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हड़बड़ाएंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर थोड़ा भी डाउट होता तो ये सब इस तरीके से चल के देखा जा सकता था। यहाँ अभी तक हम सिर्फ एक कठिन बात की है भाई कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग को गेस करना था भाई, कि एंगल 0 डिग्री है कि 180 डिग्री है, तो वैसे वाली बातचीत है ये, ठीक है। अब तो कुछ हमको नहीं लग रहा कि बचा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में, सबसे पहली बात अगर हम लोग रॉड को बनाएं तो भाई लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m एंड चार्ज q, तो यहाँ पे मास m, यहाँ पे भी मास m, इस जगह पे है माइनस q, इस जगह पे है प्लस q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है l, इसी के अबाउट वो रोटेट कर रहा था भाई। भाई अगर हम इसको ऐसे घुमा दिए हैं तो वो तो इसी के अबाउट वापस फोर्स इस पे किधर लगता है? इधर, इस पे फोर्स लगता है उधर, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता, फिर चूंकि फोर्स 0 हो जाता लेकिन वेलोसिटी पा चुका होता तो फिर ये ऐसे हो जाता, फिर इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगेगा, तो वो इसी के अबाउट एसएचएम करेगा, इस पॉइंट के अबाउट नहीं, इस पॉइंट के अबाउट। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट लिखने का प्रयास करेंगे। इससे इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो l/2 होगा, मोमेंट ऑफ से क्या होता है? m इंटू आर का स्क्वायर, तो m l/2 का होल स्क्वायर, लेकिन ऐसे तो दो पार्टिकल होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम मतलब L, ये ध्यान देना है। कई बार बच्चा यहाँ गलती करके 2L लिख देता है, बहुत अजीब कर दिया, जानबूझ के क्वेश्चन में खेले हैं ये। जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, इनके बीच का सेपरेशन 2L ले लेते हैं, तो यहाँ पे चूंकि इनके बीच का सेपरेशन L है तो L ही लिखेंगे, Q इंटू L। और ध्यान देना ऑप्शन बहुत पास पास के बनाए, जानबूझ के 2 वगैरह लिखे हैं, तो बच्चा मिस्टेक करता है, यहाँ 2L लिख देता है वो, बाकी कुछ है नहीं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ रखेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में m l का स्क्वायर बाई में, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 से कटेगा तो 2, और यहाँ देखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, q इंटू में l इंटू में e, l से l कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में ml बाई में 2qe, ये आएगा रिजल्ट, ml बाई में 2qe, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, किसका किसका डायमेंशन सेम नहीं उसको चुनना है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले
टॉर्क की बात करें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ, आर हो जाएगा एल, और फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एम, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का एल, पर में सेकंड स्क्वायर है तो नीचे टी का 2, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन। वर्क एनर्जी की बात करेंगे भाई, एनर्जी चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका सेम रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, उसका वर्क जैसा होता है और वर्क का टॉर्क जैसा होता है, बिल्कुल सेम बात है, पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी हम लोग एक बार काइनेटिक एनर्जी का निकाल रहे हैं। 1/2 नंबर का कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी मीटर बाई में सेकंड है तो नीचे t, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, लेकिन स्पीड का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2। तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम है भाई, हम लोग को कौन सा चाहिए, हम लोग को चाहिए जिसका सेम नहीं है, तो इन दोनों का सेम है इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है। सरफेस टेंशन और इंपल्स की बात कर रहे हैं। सरफेस टेंशन पढ़ते पढ़ाते हुए मतलब बच्चे का ध्यान तो बहुत कम रहता है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि सरफेस टेंशन के फॉर्मूले ही कई बार बच्चों को क्लिक नहीं करते हैं। सरफेस टेंशन को बच्चा टेंशन जैसा समझने लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये फोर्स अपॉन लेंथ होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है अभी लिखे थे, एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई लेंथ का एल, यहाँ से एल से उड़ा देंगे तो क्या जाएगा एम टी टू द पावर -2, ये आ गया डायमेंशन किसका, सरफेस टेंशन का। इंपल्स की बात करें भाई, इंपल्स को हम लोग आई से जे से कई चीजों से दिखा सकते हैं, जे से तो खैर एंगुलर मोमेंटम को दिखा देंगे, इंपल्स को फिलहाल आई से दिखा देते हैं, ठीक है ना। इंपल्स क्या होता है भाई, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम बेसिकली क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम टेकन। फोर्स का डायमेंशन अभी लिखे थे एम एल टी की पावर -2, और टाइम का क्या हो जाएगा टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा एम एल टी टू द पावर -1, ये होगा इसका डायमेंशन। तो एम एल टी टू द पावर -1 और एम टी टू द पावर -2 इन यही दोनों है जिनका डायमेंशन सेम नहीं है, और हम लोग को उसी को चुनना है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है, तो यही सही है। सेकंड आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकियों का भी निकाल लेते ताकि पेपर में कुछ भी आ जाए सप्रेल अटेम्प्ट में, या कोई बच्चा फ्यूचर में देख रहा है तो उसके लिए भी बड़ी काम की चीजें हो जाए। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला भाई, एम वी आर, एम का क्या हो जाएगा एम, एम का तो एम ही होगा ना, मास का तो एम ही हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -1, आर रेडियस एक तरह का लेंथ है तो यहाँ पे क्या आएगा इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। फिर लिखा हुआ हम लोग का क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है एच इंटू न्यू। अभी भी हम लोग बात की एनर्जी की, क्या होता है इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई हम लोग इसका टी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एच का डायमेंशन आता हुआ दिखेगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो ये आ गया भाई एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, मतलब इसका थर्ड वाले का जो डायमेंशन है तो सेम आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है भाई। फिर अगर हम लोग आगे चले तो प्रेशर और यंग्स मॉडल्स की बात करते हैं। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर बाई में एरिया। तो अगर हम लोग फोर्स का डायमेंशन देखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया की बात करेंगे तो क्लियरली ये एल स्क्वायर हो जाएगा, एक एल एक एल कटेगा तो क्या आ जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ये आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। यंग्स मॉडल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि होता है फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। भाई ये भी लेंथ का डायमेंशन, ये भी लेंथ का डायमेंशन, तो कट ही गया, वापस फोर्स बाय एरिया मिल रहा है, तो क्लियरली इनको समझ में आ चाहिए कि इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो स्ट्रेस और प्रेशर एकदम अलग ही चीज है, लेकिन डायमेंशन तो सेम आ जाएगा दोनों का, ठीक है ना। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो ये भी सही नहीं है, क्लियरली वही जो बात बोले थे पहले ही कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ है कि गिवन बिलो क्वेश्चन वन इज लेबल्ड असर्शन रीजन, ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन अगेन आ गया। लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन देन दैट एट द बेस ऑफ द माउंटेन। देखते हैं एक बार भाई, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। अगर हम लोग जी की बात करें तो जी होता है सरफेस पर कितना होता है जी एम बाई में आर स्क्वायर। अगर हम लोग प्लैनेट के सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, दोनों के केस में जी का वैल्यू घटता है भाई, दोनों के केस में जी का वैल्यू घटेगा। जी घटेगा तो पक्के से जो टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जी घटेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग अगर टॉप पर चले जाए, टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो जी घटेगा, जी घटेगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो यही वाली बात लिखी हुई है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो लॉन्गर हो जाएगा, तो सही बात है भाई, टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ ये लैंग्वेज में ये भी बोल सकते थे कि क्या वो स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा। अगर किसी चीज का टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब वहीं आने में उसको ज्यादा समय लग रहा है, अगर वहीं आने में ज्यादा समय लगेगा इसका मतलब कि वो स्लो चलने लगा है, तो स्लो भी लिख सकते थे ना, तो ये ध्यान भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर है देन दैट ऑफ द बेस ऑफ द माउंटेन, ठीक बात है भाई, जी भाई बेस पर तो जी जो है वो है ही, यहाँ पर जाने पर जी घटा, टाइम पीरियड बढ़ा है, टाइम पीरियड बढ़ा है तो लॉन्गर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात लिखा हुआ है।
अब इसको ठीक करने के लिए जो हम लॉजिक इस्तेमाल किया, अगर वो रीजन में लिखा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होगा वो डिक्रीज करता है अगर हम लोग ए की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब जी की वैल्यू बढ़ाते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो सही बात है भाई, जी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर जी घटेगा, यही लिखा हुआ है, अगर जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जी बढ़ेगा तो जो टी होगा वो घटेगा, दोनों बात लिख दी गई, तो बिल्कुल ठीक है। इसी लॉजिक का तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं असर्शन को ठीक बोलने के लिए, तो असर्शन रीजन ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम टी, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर दो चीजों को ऐड कर रहे हैं मतलब उनका डायमेंशन पक्के से सेम होगा, या सब्ट्रैक्ट करते तो भी उनका डायमेंशन सेम होता, तो मतलब क्या लिखेंगे कि ए टी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो बी टी बाई सी प्लस टी का है, सी का डायमेंशन वही होगा जो टी का है, तो सी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो तो क्लियरली कैपिटल टी होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर ना। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें और तो इनका जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के। तो पहले हम लोग इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मतलब एल टी टू द पावर माइनस में 1 है ना, मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड तो टी ऊपर चला जाएगा, टी के पावर माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए का डायमेंशन, और टाइम की बात करेंगे तो टी का स्क्वायर। अगर हम लोग ए के डायमेंशन की बात करें डिवाइड में ऊपर जाएगा तो एल टी टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 3। तो ये आ गया हम लोगों का किसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन। ठीक, अब ए का डायमेंशन पता, शुरुआत करते हैं, यहाँ देखते हैं एक बार। वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखेंगे तो बी का डायमेंशन इनटू में टाइम, मतलब क्या हो जाएगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई सी का डायमेंशन, तो ये तो टी के ही बराबर है ना, तो एक टी कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से जो बी का डायमेंशन है वो क्लियरली क्या जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस 1। अब हम लोगों को बी का डायमेंशन पता है, सी का डायमेंशन पता है, ए का डायमेंशन पता है। क्वेश्चन में ए बी सी का अलग अलग नहीं पूछा है, मल्टीप्लाई कर देगा, तो मल्टीप्लाई हम लोग भी कर लेते हैं भाई। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ए बी एंड सी की बात करते हैं ना, ए का डायमेंशन, ए का डायमेंशन क्या है, एल टी टू दी पावर माइनस में 3। बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर माइनस में 1। सी का जो डायमेंशन वो है कितना, टी। क्लियरली ये तो इससे कट कुड़ा जाएगा, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 3। तो एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 3, एम तो है ही नहीं, एम नहीं मतलब एम की पावर 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ है कंसीडर I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाई कॉइल्स। अच्छा, दो नियर बाई कॉइल्स हैं 1 एंड 2, उनमें फ्लो करने वाला करंट 1 वाले में I1 है, 2 वाले में I2 है। इफ L1 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि भैया खुद में चेंज करेंगे खुद ही में अपोज होगा, ठीक है ना। M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब किसी और में चेंज तो खुद में चेंज आएगा, मतलब किसी और में कुछ को चेंज करेंगे तो किसी और लूप में कुछ होगा। सेल्फ मतलब खुद में चेंज खुद ही में अपोज, जबकि म्यूचुअल होता है मतलब कि किसी और में चेंज तब खुद में अपोज। तो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, वो होता है माइनस में डी फाई बाई डी टी, और यही फाई कभी तो हम लोग इसको एल आई लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, और कभी इसी फाई को हम लोग क्या लिख देते हैं, एम आई लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ये बताता है कि अपोजिशन के बारे में है कि अगर हम किसी भी तरह का चेंज करेंगे तो उसका अपोज करेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव तो आना ही है, तो दोनों जगह नेगेटिव होना चाहिए, तो गलत हो गया। दोनों जगह नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये अब 2 3 और 4 बच रहा है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ईएमएफ की बात करते हैं, तो माइनस एल एज अ कांस्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा एल 1। अगर पहले वाले का लिखे हैं सेल्फ का मतलब कि खुद में चेंज खुद ही में अपोज, मतलब खुद ही का करंट होगा, तो डी I1 बाई डी टू, ठीक है ना। फिर माइनस अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, 1 का है 2 के रेस्पेक्ट में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, 1 का लिख रहे हैं तो करंट का चेंज हम लोग दूसरे वाले का लेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी I2 बाई डी टी। एकदम ध्यान देना है, सेल्फ सेल्फ में लिखते हैं खुद का इंडक्टेंस खुद के चेंज का करंट, मतलब खुद के करंट का चेंज। लेकिन म्यूचुअल में अगर हम लिखें 1 का 2 के रेस्पेक्ट में तो करंट का चेंज 2 का लेंगे, अगर लिखें 2 का 1 के रेस्पेक्ट में तो करंट का चेंज 1 का लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने लायक बात थी। अब तो हो गया भाई, यही एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो इज इक्वल्स टू माइनस L1 di1 by dt M12 di2 by dt, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, सेकंड नहीं आएगा। ध्यान देना, सेकंड बहुत खतरनाक अच्छा ऑप्शन बनाया है, ठीक है। फोर तो खैर कभी हो नहीं सकता है, L1 लिखे होते तो फिर I1 ही होना चाहिए था, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
लिखा हुआ एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 द क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एन ईएम वेव इज थीटा 1c। अच्छा, पहली बात तो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल तभी डिफाइन है जब रे कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? तो बोलेंगे कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पर अगर कोई रे आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चला जाता है, सॉरी नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चला जाता है, सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा तभी होगा जब एक रे कहां से कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ठीक है। अभी ये नहीं बताया गया कि n1 n2 में से कौन डेंसर कौन रेयर है, बस ये बताया गया क्रिटिकल एंगल पे गिरा है वो। The n2 metal is replaced by another material this having written this such that the critical angle for that interface is the theta 2c। अब यहाँ बताया गया है कि n3 जाता है, उससे कम है n2 और सबसे कम है n1। अगर हम लोग इस लॉजिक से चलें तो रे को जाना कहां से कहां चाहिए? रे को जाना चाहिए डेंसर से रेयर। सबसे कम वाला होना चाहिए इधर, मतलब ये हो जाएगा n1, ये वाला हो जाएगा n2। अब यहाँ रे इंसिडेंट होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। और क्रिटिकल एंगल पे गिरा है, मतलब ये है कितना, थीटा 1c, और वो सरफेस को ऐसे टच करते हुए इधर की ओर चला गया, ठीक। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एक तो ये कि भाई हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा से मतलब क्रिटिकल एंगल का सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या तो ये कि भाई हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा ले तो भी हम लोग को मिल जाएगा। हम तो करें कि भाई स्नेल्स लॉ से ही करते हैं, एकदम बेसिक से चलते हैं हम लोग बार बार, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है भाई, n2 साइन थीटा 1c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 साइन 90 डिग्री। क्लियरली यहाँ से दिखेगा क्या कि साइन थीटा 1c किसके बराबर हो जाएगा, n1 बाई में n2 के। तो ये हो गया हम लोगों के क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा 1c का वैल्यू। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि अगर N2 को रिप्लेस करके हम लोग एक नया मेटल N3 ले आ रहे हैं, तो अब N2 की जगह पर N3 आ जा रहे हैं। जैसे ही N2 की जगह पर N3 आएगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल गई है, और अब जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना, थीटा 2c, और वो सरफेस ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए चला गया, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा 1c की वैल्यू बताएं, ठीक है। बस देखने में थोड़ा वियर्ड सा लगा, लेकिन है नहीं कुछ क्वेश्चन में। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो अगेन अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन थीटा 2c, जैसे यहाँ पे क्या आ गया था, n1/n2 आ गया था, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, n1 बाई में n3, क्योंकि ये तो वही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों को n2/n3 का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c की वैल्यू है। साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c की बात करते हैं, क्या है इसका वैल्यू, n1 बाई n3 माइनस साइन थीटा 1c कितना है, n1 बाई में n2, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग को दिया है n2 बाई n3 का वैल्यू, और इनको थीटा 1c का वैल्यू चाहिए। देखते हैं एक बार। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे n2 बाई n3 तो दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। हम लोग करते क्या यहाँ से कि n1 कॉमन ले लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि जबरदस्ती अंदर n2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर n2 को डिवाइड कर देंगे। पहले ध्यान से ना, n1 कॉमन लिए हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/n3 माइनस 1/n2। अगर हम लोग अंदर n2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ रहा n2, ये आ गया n2, और बाहर n2 तो चलेगा, ताकि वापस जो टर्म है वो एक्चुअली में बदल ना जाए, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल चल रहा है, 1/2 के। n2/n2 तो कट के 1, n2/n3, n2/n3 का वैल्यू कितना दे देगा, 2/5, और n1/n2 यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा किसके इक्वल है ये, 1/2 के। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें एलसीएम लेंगे तो 2 - 5 माइनस में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से n1/n2 किसके बराबर आ रहा है, अगर हम लोग n1/n2 पर ध्यान दें, n1/n2 पर इधर भगाते हैं ना, तो 5 चला गया ऊपर, 2 ऑलरेडी है ही नीचे, और 2 - 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/-6 आ रहा है, ठीक है। n1/n2 का वैल्यू ये आ गया। अब क्वेश्चन में किस चीज का चाहिए, क्वेश्चन में वैल्यू जो इनको चाहिए वो चाहिए थीटा 1c का वैल्यू। थीटा 1c, साइन थीटा 1c क्या आया था, वो आया था n1 बाई में n2 आया था, ठीक है। अब n1 बाई n2 का वैल्यू हम रखे यहाँ पे, तो साइन थीटा 1c, साइन थीटा 1c जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -5/6, है ना। अब ये हो ही नहीं सकता भाई, मतलब वैसे तो हमको शुरू में ही दिख गया था कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो कि बच्चों को लगने लगता है कि सर ये तो आपको शुरुआत से पता था, तब आप ये जबरदस्ती आंसर ला रहे हैं, तो वैसे वाली बात नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो नेगेटिव नहीं आ सकता था भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ज्यादा से ज्यादा तो वो इनफिनिटी तक जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब नेगेटिव नहीं है तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो नेगेटिव कैसा सकता, कोई चांस ही नहीं है। यही गलत हो गया था। यहाँ आगे गए फिर गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इंसिडेंट एंगल की बात करें अगर, तो इंसिडेंट एंगल कम से कम 0, अधिक से अधिक 90 हो सकता है ना।
साइन 0 का वैल्यू 0 हो सकता है, साइन 91 हो सकता है, लगातार वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, नेगेटिव थोड़ी सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये वहां से भी लॉजिक दिख रहा है कि नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं आ सकता और क्लियरली सब जगह पॉजिटिव में है, और दूसरा वो n1 के टर्म में, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ये क्वेश्चन होना तो बोनस चाहिए था, लेकिन एनटीए वाले जो अपना आंसर दिए थे उसमें दिए थे 4th दिए थे, जो कि सही नहीं है भाई, बोनस होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो बोनस ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस a carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across this cross section. The distance from the center of the wire's cross section at which the magnetic field inside outside is half of the maximum possible magnetic field anywhere due to the wire. ध्यान देते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम ठीक से लेके चले तो क्या है कि हम लोगों को एक वायर दे दिया गया है, कठिन नहीं है क्वेश्चन ना, क्लास में कराए गए रिजल्ट पर ही क्वेश्चन है, तो अगर किसी बच्चे को रिजल्ट याद है तो भी किया जा सकता था, और नहीं भी याद है तो भी कोई वो बड़ी बात नहीं है भाई। इस तरह की बात क्या हम तुमको कई बार बात बोले हैं पेपर के लिए कि कई बार जेई के पेपर में हम लोगों को इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि अगर हम लोगों को कोई रिजल्ट याद नहीं भी हो तो भी हम लोग बहुत स्क्रैच से चलते हुए आराम से कर सकते हैं, और यही बार बार हम सिखाने का प्रयास करते हैं कि जरूरी कि रिजल्ट याद हो। और ऐसा ही क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आ चुका है, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते चलें, और हर क्वेश्चन का जवाब तो हम लगभग कमेंट में दे ही रहे हैं, तो अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो हर बार पूछ जरूर लेना है, कुछ भी ऐसा आता है तो भी, ठीक है। फिर भी हम बार बार प्रयास करते हैं कि जितना बेसिक्स हो सके उतना बेसिक से बताएं। सबसे पहले तो सीधा रिजल्ट तो याद आ ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रिजल्ट नहीं चलते, हम लोग चलते एकदम बेसिक से कि भैया इनसाइड कितना होगा आउटसाइड कितना होगा, एकदम बेसिक से चल क्या हानि करते हैं ना। सबसे पहले इसका हम लोग टॉप व्यू ले लेते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे दिया गया, रेडियस कितना है a। अगर हम लोग इसी वायर को ऐसे ऊपर से देख रहे होंगे तो करंट हम लोगों की तरफ आ रहा होगा, तब तो करंट जो होगा वो डॉट होगा, तो भाई यहाँ पर जो करंट होगा वो आउटवर्ड होगा। ध्यान रहे ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा रहे हैं, करंट दिखा रहे हैं ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को टॉप से देखे ना, ठीक है। अब अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इनसाइड इनसाइड मतलब कि जो स्मॉल आर है वो लेस देन है ए से, तो अगर हम लोग यहां पर जाएं और एक एम्पियर लूप ड्रॉ करें तो हम लोग को सबसे पहले एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ध्यान देते हैं बी एज अ कांस्टेंट मान के बाहर करेंगे, डीएल 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 जोड़ेंगे, अगर हम लोग इसका रेडियस स्मॉल आर लेके चल रहे हैं तो सब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। इनसाइड करंट पता लगा लेते हैं, तो इनसाइड करंट हम लोग यूनिटरी मेथड से भी पता लगा सकते हैं और करंट डेंसिटी के फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं। सबसे अच्छा है वापस कि हम लोग बेसिक से चले, यूनिटरी मेथड से सोचते हैं। भाई पाई ए स्क्वायर में कितना करंट है, पाई ए स्क्वायर में आई करंट, तो 1 में कितना करंट होगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट होगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई एलिमिनेट कर दें क्या आ जाएगा यहाँ से, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग ये यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एक आर काट देंगे तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये रहा हम लोगों के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, कब, जब हम लोग इनसाइड पर होंगे, अंदर होंगे तो, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द वायर भी एक बार हम लोगों को चाहिए कहानी, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, एक बार आउटसाइड पे चलते हैं, ये सब कुछ हटा रहे हैं, केवल फॉर्मूला रहने दे रहे हैं। वापस हमें बात बोल रहे हैं कि अगर किसी को याद होगा तो उसको लगना चाहिए कि सर क्यों बता रहे हैं सब, तो उसके लिए बता रहे हैं जिसको ये कहानी नहीं पता है। अगर पता है तुमको पहले से तो आगे भगा के तुम वीडियो देख लो कि आगे कैसे कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। बाकी खैर फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आर का वैल्यू ए से बड़ा हो जाए तो यहाँ पे हम लोग एक एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे। अब इस जगह पर हम लोग अपनी कहानी लेकर के चले तो फिर से एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, फिर से वही कहानी करेंगे कि भैया क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यूनिटरी मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस एम्पियर लूप के अंदर जो करंट है वह तो पूरा ही करंट आ गया है ना, तो जब पूरा करंट आ गया तो हम यहाँ सिंपल क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट आई। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी और डीएल, भाई किधर मान रहे हैं, अगर करंट है इधर फिंगर उस पॉइंट की तरफ सर्च करेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर लूप में मैग्नेटिक फील्ड इधर 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 ऐसे टेंजेंशियल होगा, हम लोग डीएल भी उधर ही मान रहे हैं, इसीलिए बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री है। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, तो cos 0 की वैल्यू 1, इसीलिए वहां पे 1 आ जाएगा, तो सिंपल ये b और dl 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 जोड़ेंगे तो अगेन ये कितना हो जाएगा 2 पाई r, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ध्यान देने लायक बात क्या है कि जब आउटसाइड है तो b जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब हम लोग इनसाइड है तो जो b है वो r के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो b और r के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, सबसे पहले कैसा बनेगा, सबसे पहले बनेगा y इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल ये पूरा m का काम करेगा ये x का, तो y इक्वल एम एक्स जैसा बनेगा। कब तक, जब तक r a ना हो जाए,
फिर उसके बाद ये बनेगा कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा इस तरीके से। तो यही देखना चाहिए कि यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपना पीक वैल्यू अटेन करेगा, कितना है उसका पीक वैल्यू। तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका ये कि इस वाले फॉर्मूले में आर की जगह ये रख दे, एक तरीका ये भी है कि इस वाले फॉर्मूले में आर की जगह ये रख दे, दोनों से सेम आएगा। यहाँ रखेंगे आर की जगह पे ये, तो ए कटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। अब ये कहानी हम वापस बोल रहे हैं कि इतना सारा पार्ट बच्चे को पता होना क्या एक्सपेक्टेशन कि अगर वो क्लास में ठीक से पढ़ा है, ठीक से क्लास किया हुआ है अगर प्रॉपर्ली, तो ये बातें उसको पूरी अच्छे से पता होंगी। अब शुरुआत करते हैं। अब एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन में है भी नहीं, अब सीधा डेटा पुटिंग वाला ही क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है, दिख भी रहा है वैसे तो, कि दो ऐसी ऐसी वैल्यूज होंगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक वैल्यू का आधा होगा। एक बार वो पॉइंट इनसाइड में होगा और एक बार वो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड में होगा। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड का कर्व है, ठीक है। यही बात लिखा भी है। क्या लिखा गया यहाँ पे कि from the center, the distance from the center of the wire's cross section at which the magnetic field inside and outside is half of the maximum possible, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड, इनसाइड कितना है भाई, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, इसका आधा। तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। म्यू नॉट आई कट गया, 2 पाई कट गया। अगर हम लोग ठीक से चल रहे हैं तो एक कटा, आर का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बचा है तो ए डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया इनसाइड के लिए, ठीक है। आउटसाइड के लिए चल लेते हैं एक बार। अगर हम लोग आउटसाइड के लिए लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहाँ पे भी वही कि भाई पीक मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाए, तो यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट आई 2 पाई कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो आर का वैल्यू 2 है, तो मतलब क्या क्या आंसर आ रहा है, एक बार a बाई 2 और एक बार 2 है। और ये ध्यान रहे कि ये दोनों बार हम कहाँ से निकाले, सेंटर से ही निकाले हैं, और पूछा भी कहाँ से गया है, पूछा भी सेंटर से गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो a बाई 2 और 2a, पहले क्या है, पहले है इनसाइड, तो a बाई 2 और 2a मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एज सोन बिलो बॉब ए ऑफ पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग, अच्छा ये स्ट्रिंग मासलेस है, इसका लेंथ दे दिया गया है r। फिर बोला गया रिलीज फ्रॉम 60 डिग्री विद द वर्टिकल इट हिट्स द अनदर बॉब ऑफ हाफ द मास that is at rest on a frictionless table in the center assuming elastic collision the magnitude of the velocity of the bob a after the collision will be। ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि भैया जब a यहाँ पहुंचेगा तो a का स्पीड कितना होगा, क्योंकि जो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो वो होता है जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन। जैसे एक आध बच्चा कई बार ये पूछता है कि सर यहीं पे आप मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व करा देते a का b के साथ, नहीं हो सकता है भाई। जो मोमेंटम हम लोग कंजर्व कराते हैं वो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। तो हम लोग पता लगाते हैं कि भैया यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना होगा। शुरुआत करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जहाँ ग्राउंड है वहां पे हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता है, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। शुरुआत कर रहे हैं, के इनिशियल काइनेटिक इनिशियल तो जीरो है, रेस्ट से छोड़े हैं, प्लस कितना ऊपर है भाई आर का, अगर हम लोग इधर कंपाउंड ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा, आर cos 60 की वैल्यू 1/2। पूरा कितना है, पूरा है आर, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तो आर माइनस r/2 हो जाएगा। तो काइनेटिक इनिशियल तो जीरो क्योंकि स्पीड जीरो था, प्लस एम जी इंटू रेफरेंस से ऊपर तो प्लस, कितना ऊपर तो वही लिख लेंगे एच की जगह पे, तो ऊपर है तो प्लस में, और कितना ऊपर है तो r/2 ऊपर, ए का लोकेशन देख रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू जब यहां पहुंचेगा तो जस्ट यहां पहुंच चुका है तो इसका स्पीड हम लोग क्या मान लेते हैं v, चूंकि मास दिया हुआ है m तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर मास दिया है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसका मास m मान लेते, अच्छा दिया तो है, फिगर में दिया है, ठीक है। फिर क्या लिख लेंगे, चूंकि रेफरेंस पर आ गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं m से हम उड़ा देंगे, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो g इंटू आर किसकी वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर की, मतलब v का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट g इंटू आर। अब ये क्वेश्चन हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से पहुंच चुके हैं, कोलिजन पे शुरुआत करते हैं भाई। क्या है कहानी कि भैया ये रहा हम लोगों का b, शुरुआत में से लिख ले रहे हैं कि ये रहा हम लोगों का b जिसका मास है कितना m/2। अब यहाँ पहुंचा है a और इसका स्पीड है इधर की ओर, अभी फिलहाल हम लोग उसको v ही चलने देते हैं, ठीक है ना। अब इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन होगा तो जो ये b वाला है वो तो किसी वेलोसिटी से चलने लगा, तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v1, और जो ये a वाला है इसका भी वेलोसिटी हम लोग किधर मान लेते हैं, इधर ही मान लेते हैं, लेट से v2, ठीक ना, ऐसे वाली बातचीत है। शुरुआत कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन चालू करते हैं। इसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mv, इसका मोमेंटम क्या लिख लेंगे m/2 इंटू में v1 और प्लस में m इंटू में v2। पहला लॉजिक दिमाग में आ रहा होगा बच्चे के कि सर ये बताइए
कि यहाँ पे आप एरो साइन क्यों नहीं लिखे हैं, तो लिखे हैं भाई, सबका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कट गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। एम हटा दे रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका लगे हाथ। अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस में 2v2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल रहा है, उस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं एक बार। v का जो वैल्यू वो है √gr, एक जगह लिख के इसको छोड़ दे रहा है ना ये। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा कि v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में v। अब एक हम लोग लगा देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड, नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला हम लोगों का, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अगर यहाँ लिखेंगे v1 माइनस v2 तो यहाँ u2 माइनस v1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ऊपर 2 1 तो नीचे 1 2, ऊपर 1 2 होता है तो नीचे 2 1 हो जाता, ठीक है, ये बात ख्याल रखना है। साइन के साथ रखना पड़ता है यहाँ पे सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं, इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। v2 की बात करते हैं भाई, क्या है भाई, हम लोग इसको मान के चल रहे हैं ना कि ये है हम लोगों का v2, तो ये हो जाएगा माइनस में, v1 भी नेगेटिव, तो ये सब हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं ना, या तो हम बल्कि एक और जुगाड़ लगा दे रहे हैं, हम ऐसा बोल दे रहे हैं कि हम लोग इधर का डायरेक्शन प्लस लेके चल रहे हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन में u1। अब q1 किसका, इसका वेलोसिटी लिखना था, तो इसका वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं भाई, 0। इसका वेलोसिटी उधर की ही तरफ है तो माइनस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 माइनस v1 किसके बराबर आ रहा है, माइनस में v के। चाहिए क्या हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉब ए। जैसे अब रैंडम नहीं कर लेंगे ना कि किसी को भी काट दे, किसी का भी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब चूंकि ए का वैल्यू चाहिए तो हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए v2, हम लोगों को नहीं कौन चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए v1। ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो साफ साफ क्या दिखने लगेगा, v1 v1 कटा, 2v2 और v2 जुड़ के 3v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v माइनस v करेंगे तो ये v हो जाएगा, v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, v/3। क्लियरली जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में gr/3। अंडर रूट gr/3 मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ गिवन बिलो टू सेट में, अच्छा ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा हुआ है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू द फोटो इमिसिव सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, और उसी को तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। कि अगर मान लेते हैं हम लोग के पास फोटोग्राफिक प्लेट है और इसको हम लोग लेट से ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, और ये हम लोग का रिसीविंग प्लेट है, और इन दोनों के बीच में हम लोग लेट से किसी बैटरी का कनेक्शन कर दे रहे हैं। एक मिनट सोच लें, हम केवल इलेक्ट्रिकल का डायरेक्शन सोच रहे हैं हल्का सा, कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर तो फोर्स लगेगा इधर, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग लगा देते हैं ये रहा ऐसे कि भाई ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, ये वेरिएबल बोट्री का साइन, हाई टू लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, लाइट ऐसे पड़ा होगा इस पर सफिशिएंट एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फोर्स लगेगा इधर। भाई हम लोग जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। तो जरूर ऐसा होगा कि हम लोग इतना कैपेबल पोटेंशियल लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन तुरंत एक्वायर कर ले। तो इस केस हम लोग ये पाएंगे कि फोटो करंट जो है सर्किट में वो जीरो हो गया है, और उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। और इसका इक्वेशन आता था EVS इज इक्वल्स टू Kmax, जहां पे Kmax इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, और इसी का तो फॉर्मूला E-5 होता था, जहां पे E एनर्जी ऑफ फोटोन है, जो फाई है वो वर्क फंक्शन होता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच स्टॉप्स द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फोटोसेल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भाई ये भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ। कैसे, Vs इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, एनर्जी को क्या लिख लेंगे, h न्यू माइनस में फाई, और E को अलग अलग डिवाइड कर देते दोनों में, तो क्लियरली दिख रहा है कि लीनियरली तो वेरी करेगा। इसीलिए इसका हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ ऐसा से जाता था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है कि स्लोप, अरे गड़बड़ हो गया, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा ना, तो पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा सा बन जाएगा इस तरीके से ना। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इधर का जो ग्राफ होगा वो हम लोग डॉटेड रखेंगे, कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो ग्राफ तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि लिनियरली वेरी कर रहा है, लेकिन ये और ये दो अलग अलग सही बातें हैं। इसको सही करने का कारण इसमें नहीं लिखा है, इसलिए दोनों सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। ये बार बार हम कई बार वीडियोस में बताए हैं कि असर्शन पढ़ लेंगे, असर्शन का पूरा सब कुछ सोच लेते हैं, फिर लास्ट में रीजन पढ़ते हैं कि क्या असर्शन को सही करने वाली बात रीजन में लिखी है। अगर लिखी होती तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, और नहीं लिखा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये तो नहीं, नॉट द करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ आ जाएगा इसका कि दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं।
एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ कॉइल ऑफ एरिया ए एंड एन टर्न इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। ओके, एक कॉइल ऑफ एरिया ए दे दिया है, मतलब कोई भी ऐसा कॉइल ले लेते हैं हम लोग, ऐसा सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका टर्न एन है और इसका जो एरिया है वो है ए। फिर क्या रखा हुआ है कि रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड, आउटवर्ड नहीं है सॉरी, क्रॉस है ना, इनवर्ड मान ले रहे हैं, ठीक है, क्रॉस इनवर्ड ऐसे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब एक ऐसे एक्सिस का अबाउट घूम रहा है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये रहा एक्सिस ना, ऐसे एक्सिस ऐसे ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है किसी ओमेगा से। ठीक, बोला गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi and induced EMF E across it at an instant when B vector is parallel to the plane of the coil। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना। शुरुआत हम लोग ये मान के चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में जनरली कि भाई जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ एरिया है, मतलब जैसे इस ओपन सरफेस के लिए तो हम लोगों के पास एरिया मानने की दो पॉसिबिलिटी है ना, हम एरिया को इनवर्ड भी मान सकते हैं, आउटवर्ड भी मान सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग ये लेके चलेंगे कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही एरिया है। ठीक, अच्छा दोनों इनवर्ड है तो एट टी इक्वल 0 मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर हम लोग फ्लक्स लिखें, फ्लक्स किसी टाइम टी पर चाह रहे हैं ना, तो क्या होगा कि जो ये लूप है वो हल्का सा घूमा। अब जब ये लूप हल्का सा घूम जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, भाई पहले एरिया वेक्टर किधर था, अंदर, फिर एरिया वेक्टर इधर चला गया, एरिया वेक्टर इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, एरिया वेक्टर इधर। अगर हम लोग इसका टॉप व्यू देखें तो भाई ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर चला गया, तो कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल घूम गया ना भाई, तो हम लोग वो एंगल मान लेते थीटा। क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो थीटा का वैल्यू क्लियरली क्या आ जाएगा, ओमेगा इनटू टी। तो फ्लक्स हम लोग क्या लिख लेंगे, बी इनटू में एरिया इनटू में cos थीटा वेयर थीटा इज ओमेगा टी। ये तो एक टर्न के लिए है ना, लेकिन ऐसे कितने टर्न है, एन टर्न है, तो अगर हम लोग फ्लक्स लिखेंगे ठीक से तो फ्लक्स एट एनी टाइम टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर हम लोग फैराडे प्लस लेंज लॉ के करेस्पॉन्डिंग चलना शुरू करें तो उनके दोनों लॉ के हिसाब से, दोनों लॉ के हिसाब से जो मिलाकर लॉ बना था वो क्या बना था, माइनस डी फाई बाई डी टी। भाई फैराडे लॉ जो था वो क्या बताया था, मैग्नीट्यूड के बारे में, जबकि लेंज लॉ बताया था डायरेक्शन के बारे में। तो अगर हम लोग ध्यान से चले तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस, अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा ओमेगा टी। अब ओमेगा टी वाले का दोबारा करेंगे तो टी का वन, लेकिन ओमेगा रहेगा, तो हम तो कह रहे हैं कि ओमेगा को आगे लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है ना, एक माइनस पहले से था, तो ईएमएफ का वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये यहाँ तक की कहानी हुई, ठीक है। तो ये जनरल टाइम पे हम लोगों को फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल चुकी है। अब पढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है कि एट एन इंस्टेंट व्हेन बी वेक्टर इज पैरेलल, बहुत कंफ्यूजिंग लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ध्यान न दे तो यहाँ फिर गलत कर सकता है, और इतना गजब है कि दो तरह के ऑप्शन रखे हैं ये। जैसे अगर किसी को ये लग जाए कि बी वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो उसको लगेगा सर यही तो फिगर है, और अगर वो यही फिगर लेके चलेगा तो उसको लगेगा कि सर थीटा जो है वो जीरो करना है। अगर वो जैसे ही थीटा या ओमेगा टी को जीरो करेगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ईएमएफ का वैल्यू जीरो, और इसके जगह पे रखेगा वो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो आ जाएगा एनबीए और जीरो। देखो तो एन का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़े से कमजोर हैं लोग, ठीक है मान लेते हैं। खैर हम लोग अब एक्चुअल सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एट एन इंस्टेंट व्हेन बी वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर बी को, बी जो कि इनवर्ड है, अगर हमको चाहिए कि प्लेन ऑफ द कॉइल उसके पैरेलल हो जाए, तो कॉइल अभी ऐसे रखा है, तो कॉइल अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस सिचुएशन में कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो प्लेन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये प्लेन, ये कॉइल ऐसे हुआ, ऐसा हो तो एरिया वेक्टर इधर, बी वेक्टर अंदर, तो दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब ओमेगा टी की जगह पे 90 रखेंगे, साइन 90 होगा 1, तो जो ईएमएफ आएगा वो क्या जाएगा, एन बी ए ओमेगा। और अगर हम लोग ओमेगा टी की जगह रखेंगे 90, तो cos 90 वैल्यू 0, तो फ्लक्स आएगा 0, तो फ्लक्स 0, ईएमएफ जो आएगा वो एन बी ए ओमेगा आएगा। तो ये इस तरह की बातचीत है, क्लियर ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना है भाई, दोनों तरीके के ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे। वैसे तो खैर यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई करना चाहिए था, अगर ये ऑल ऑप्शन में कंफ्यूज करना चाह रहे थे तो, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी कम जानकारी है, थोड़ा सा कम अच्छा ऑप्शन बनाया है ये। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल गिवन द बल्क मॉडुलस इज दिस, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह दिया हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करें तो क्या होता है भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यहाँ पे लगा होता है एक माइनस साइन। तो इस तरह की कहानी है भाई। अगर हम लोग ठीक से लेके चल रहे हैं तो सी लेवल के अगर सर्टेन डेप्थ पर होंगे हम लोग, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर ले तो जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, रो जी एच।
तो इस तरीके के प्रॉब्लम में डेल्टा पी की जगह हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू एच, और क्लियरली यहाँ पे माइनस साइन तो चल ही रहा है, ठीक है ना। क्या पूछा गया हम लोगों से पूछा गया फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मतलब माइनस डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू पूछ रहे थे, इसको इधर भगा दे रहे हैं, माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो की जगह पे कितना 1000 क्योंकि वाटर है 1000, इंटू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, हाइट कितना दे दिया गया 2.5 किलोमीटर है, तो अगर हम लोग किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 2.5 इंटू में 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस की बात करें कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9, ध्यान देते हैं 10 टू द पावर 3 10 टू पावर 3 3 3 6 6 और 1 7, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 9, ध्यान देते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 7 और 9 कटेगा तो नीचे तो 2 बचेगा ना। क्या पूछा गया यहाँ से परसेंटेज में चाहिए वैल्यू, परसेंटेज में चाहिए अगर, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी ही नहीं चाहिए इनको, यहाँ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम तो कह रहे हैं 10 की पावर 2 को ही भगा दे रहे हैं, तो इनटू में 10 की पावर 2 मतलब ये 100% बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्लियरली कितना आ जाएगा 1.25% आ जाएगा, 1.25% मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है if lambda and k are the de Broglie wavelength and kinetic energy respectively of a particle with constant mass, constant mass, ठीक है, the correct graphical representation for the particle will be। शुरुआत कर रहे हैं भाई, अगर हम लोग लैम्डा के फॉर्मूले पर चलें, पार्टिकल के मास से करस्पॉन्डिंग चलना, तो h अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2m k। ऐसा करते हैं, बोथ साइड पहले स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि हर जगह 1/k चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m k, इधर भगाते हैं 2m लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k। अगर हम लोग ठीक से देखें तो 1/k, थोड़ा आगे पीछे लिख रहे हैं इसको, क्या लिख लेंगे 2m/h स्क्वायर इनटू में लैम्डा स्क्वायर। अगर हम लोग एकदम ध्यान से देखें तो ये काम कर रहा है y का, ये कोई समथिंग कांस्टेंट लेट्स से c मान लेते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू c। और अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को x एक्सिस पे लैम्डा चाहिए, लैम्डा स्क्वायर नहीं, तो ये यहाँ पर y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है। अगर एक वेरिएबल की पावर हो 2, एक वेरिएबल की पावर हो 1, तो कंफर्म जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला। कौन बोला बताओ, पैराबोला। क्लियर ना, पैराबोला मतलब, ठीक है। अच्छा, जिसकी पावर कम ग्राफ उसको खाता हुआ बनता है, इस बात का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लेते लिखा हुआ है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो जिसकी पावर कम, जैसे मानते हैं y है x है, तो किसकी पावर कम x की, तो x एक्सेस को खाता बन जाएगा, तो ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये y एक्सेस को खाता हुआ ग्राफ बन जाता है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाता है, तो ये हो जाता y और ये हो जाता हम लोगों का x। लेकिन अगर यही मान लेते थोड़ा नेगेटिव होता कि भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तब भी y को खाता, लेकिन तब नेगेटिव y को खाता बनता, मतलब ऐसा, मतलब ये है कि भाई जिसकी भी पावर कम ग्राफ उसको खाता हुआ बनेगा। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है y की पावर कम है, मतलब 1/k के एक्सिस को खाता हुआ बनेगा, तो 1/k एक्सिस को, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बना है, ये तो लैम्डा वाला एक्सिस खा रहा है, ये भी गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, 1/k वाला एक्सिस खाता हुआ बनेगा, तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन लैम्डा तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना भाई, इसीलिए इधर वाले ग्राफ को वो हटा दिए हैं, तो बिल्कुल सही किए हैं, इधर नहीं बनेगा, इसी तरफ बन गया। क्लियर ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ फॉर द सर्किट सोन अबव इक्विवेलेंट गेट इज, अच्छा ठीक है, गेट्स हम लोगों को बना के दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा गेट होगा, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग गेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये वाला तो हम लोगों का नैंड गेट हो जाएगा, नंद गेट नहीं बोले लगेंगे, है ना, नैंड गेट है ये वाला हम लोग का कौन सा, नॉर गेट, ठीक है। नैंड गेट में करेंगे क्या, इनपुट्स का मल्टीप्लाई पूरे पर बार, इनपुट को ऐड पूरे पर बार, ठीक है। ये अगेन नैंड गेट, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, y के लिए अगर हम लिखेंगे तो जो भी इनपुट है, कौन है इनपुट, a इंटू बी का बार और a प्लस बी का बार, इन दोनों का होगा डॉट प्रोडक्ट और पूरे पर लग जाएगा बार, ठीक है। अब अगर हम लोग बार तोड़ते हैं तो बार इंडिविजुअली पे लग जाएगा, मतलब a प्लस बी का बार, इस पे एक और बार, इनटू होता है तो प्लस हो जाएगा, हाँ अगर यहाँ प्लस होता तो इनटू हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ अरे सॉरी गड़बड़ लिख दिए, यहाँ तो a इंटू बी है ना, a इंटू बी का बार, इस पे बार, और इनटू का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे तो a प्लस बी का बार है ही, इस पर एक और बार आ जाएगा, क्योंकि डबल बार होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल ये a इंटू बी, और ये सिंपल क्या आ जाएगा a प्लस बी। दिख रहा है कि यहाँ से a को लिया जा सकता है कॉमन, अंदर क्या बचेगा b प्लस 1 और प्लस में b। अगर किसी इनपुट में 1 जोड़ेंगे तो हर बार 1 ही आएगा, चाहे हम वहां लिख ले 1 प्लस 0 तो भी 1, 1 प्लस 1 तो भी 1, ठीक है ना, तो क्लियरली 1 आएगा, तो 1 इंटू समथिंग करेंगे तो समथिंग ही आ जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा a प्लस बी। और a प्लस बी जो होता है वो तो
और गेट का आउटपुट होता है, तो क्लियरली ये क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ बॉडी ऑफ मास m कनेक्टेड टू अ मासलेस एंड unstretchable string goes in a vertical circle of radius r. Under gravity, the other end of the string is fixed at the center of the circle. The velocity at the top of the circular path is this. n जो है वो 1 से बड़ा या इक्वल है. Then the ratio of kinetic of the body at the bottom to that at the top of the circle. ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है किसी एक रस्सी की मदद से, और जो रस्सी है वो सर्कल के सेंटर पर है ऐसे। ये रहा हम लोगों का मास। इस मास का स्पीड दे दिया गया है n टाइम्स ऑफ अंडर रूट में g इंटू में r, ये दे दिया गया वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इस जगह पे जब वो पार्टिकल से घूम के यहाँ पहुंचेगा तो इस जगह पर कितना स्पीड होगा, पहला काम तो हम लोग स्पीड ही पता लगा लेते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। रेफरेंस से ऊपर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में लिखते हैं, नीचे जाते तो माइनस में लिखते हैं, और एम जी इंटू वर्टिकल हाइट लेके चलते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। के इनिशियल लिखेंगे तो हाफ, पार्टिकल का मास m दिया हुआ है, इंटू में v स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर, और रूट खत्म होकर सिंपल क्या हो जाएगा जी आर प्लस। अब रेफरेंस से कितना ऊपर, r नहीं ऊपर, यही आया ना r, ये r और तो डायमीटर के बराबर ऊपर होगा, मतलब 2r ऊपर है, तो क्या लिखेंगे mg इंटू में 2r इज इक्वल्स टू, फिर जब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो स्पीड पता लगाना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और चूंकि रेफरेंस पर आ चुका है तो रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगा। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर रेफरेंस यहाँ ले लेते तो भी ठीक है, यहाँ लिए होते तो यहाँ पे जीरो रहा होता, रेफरेंस के नीचे रहता तो यहाँ रहा होता माइनस में mg इंटू 2r, तो वो आके इधर प्लस में हो गया होता, तो भी जवाब वही आता। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसका अल्टीमेट इक्वेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम रेफरेंस कहाँ लिए हैं। ठीक है ना, एम हर जगह हटा देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर इंटू में g इंटू में r, प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू में g इंटू में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। ठीक है, एम तो काट ही चुके हैं ना। ठीक है ना, अच्छा अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकाल लेते झटपट, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में भाई। क्या चाहिए इनको कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बॉटम, पहले बॉटम पे है तो हाफ m इंटू में v स्क्वायर, स्क्वायर का ही वैल्यू चाहिए हम लोग, यहाँ से g इंटू r भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा कितना 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ m बॉटम टू दैट एट द टॉप, टॉप पे कितना, टॉप पे जो स्पीड है वो तो n इंटू रूट जी आर है, लेकिन अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इंटू में g इंटू में r, हाफ m जी आर कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। क्लियर ना, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 4 आता हुआ दिखाई देगा, n स्क्वायर प्लस 4 बाई में n स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ लेट u and v be the distances of the object and the image from a lens of focal length f, the correct graph। पहली बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, लेंस के लिए आए, मिरर के लिए, किसी के लिए आए, कभी भी हम लोग ग्राफ को ना ड्रॉ नहीं करेंगे, हमेशा एलिमिनेशन से करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग के जेई के पेपर में तो ऑप्शन देगा ही देगा, तो ड्रॉ करने पर नहीं, एलिमिनेशन पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात किसकी बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ एफ है, लेंस है। ठीक है, लेंस है, कौन सा लेंस है वो जस्टिफाई नहीं, अच्छा लेंस जस्टिफाई किया, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहली बात लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है v और u, v और u, v और u के बीच में, ऐसा करते हैं, v को ऊपर ले जाते हैं, v की पावर -1 माइनस u की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/f। ये काम कर रहा है y का, y एक्सिस पर है वो, y की पावर -1 x की पावर -1 है। ठीक है, अगर कभी भी y और x की वेरिएबल की पावर 1 होता, दोनों के पावर, दोनों वेरिएबल के पावर 1 होता, तभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। पावर अगर 1 के अलावा कुछ भी और है, -1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं, मतलब 4 तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब आगे सोचते हैं। अब हम लोग देखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बार हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की कहानी को हल्का फुल्का याद करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है तो जो इमेज होता है फोकस बनता है, तभी तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां कन्वर्ज कर जाता है, फोकस पे। फोकस को इधर कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये रहा फोकस हम लोगों का ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा। एक्चुअली इसको कैपिटल एफ लिखना चाहिए, फोकल लेंथ को हम लोग दिखाएंगे किससे, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो जब u होगा इन्फिनिटी तो v होगा f के बराबर, u होगा इन्फिनिटी, ये बता रहे हैं कि u इन्फिनिटी तो v भी इन्फिनिटी, गलत हो गया भाई। ये बोल रहे हैं कि जब u इन्फिनिटी तो v भी इन्फिनिटी, गलत हो गया। ये तो गलत था ही, तो बचा ही कौन सा, सेकंड, खत्म हो गया आंसर। ठीक है ना, फिर भी लेकिन हम लोग और सोच लेते हैं, जब u होगा इन्फिनिटी तो v की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, u नेगेटिव में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल मान के चल रहे हैं, और v होगा पॉजिटिव क्योंकि लेंसेज के केस में जो रियल इमेज होता है उसका v पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रे के डायरेक्शन जाएंगे, ऑप्टिक सेंटर से चलेंगे इमेज की ओर, तो पॉजिटिव में जा रहे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और भी चीजें देख सकते हैं हम लोग, जैसे
जैसे अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रख दें, अगर ऑब्जेक्ट हो जाए फोकस पर, तो जो इमेज होगा वो होगा इन्फिनिटी पर। जब u का वैल्यू कुछ समथिंग है f माइनस एफ के बराबर, तो देखो v का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीपल पॉइंट्स इसको देख सकते थे, खोज सकते थे, हमेशा एलिमिनेशन से करेंगे, ड्रॉ करने पर कभी नहीं करना ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिस्टेंस, अच्छा मैच करना है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इनसाइड डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के अंदर, भाई अगर स्फेरिकल सेल है, हम लोग मान लेते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई साहब अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इनसाइड चार्ज जीरो, इनसाइड चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो अंदर तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मतलब ए का तो थर्ड आना चाहिए, अब ए का थर्ड एक ही ऑप्शन हो गया क्वेश्चन, है ना, तो फोर्थ आ गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जानकारी को और बेहतर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहली बात, अगर कोई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, लेट्स से इसमें पॉजिटिव 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 मान ले रहे हैं, प्लस सिग्मा, तो इससे किसी सर्टेन डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और अवे होता है, ठीक है। लेकिन यही प्लस की बजाय नेगेटिव चार्ज होता तो वैल्यू यही रहता, बस डायरेक्शन दूर की बजाय पास की तरफ हो जाता, तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो बी वाले का आना चाहिए सेकंड, तो बी वाले का सेकंड बिल्कुल ठीक चल रहा है, बी वाले का सेकंड दो ऑप्शन था, लेकिन खैर हम लोग चूंकि पहले ही हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, तो उस लॉजिक से भी थर्ड और फर्स्ट तो एलिमिनेट होता, सेकंड और फोर्थ तो भी बचता, अगर हम लोग केवल बी सोचे होते तो भी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, सी वाले पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, जब भी हम लोग बाहर होते हैं तो बाहर तो ये वैसे ही एक्ट करता है जैसे सारा चार्ज सेंटर पर है, सारा का सारा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तब सिंपल क्या आ जाता है, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, और के क्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, जहां पे कैपिटल आर इस स्फीयर का रेडियस होता है, क्योंकि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या चलता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर चल रहा होता। के को अगर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिए होते तो सिग्मा 4 पाई इनटू में कैपिटल आर स्क्वायर बाई में स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कट जाएगा तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसका, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे ना, तो ये इसका ये आ जाएगा, मतलब सी का फोर्थ हो जाएगा। तो सी का फोर्थ वैसे भी दिख रहा है ना, सी का फोर्थ देखते हैं तो हम लोग को दिखता कि भैया सेकंड भी तब कट जाता ना, क्योंकि सी के फोर्थ में तो हम लोगों को केवल 3 और 4 के चांस होते हैं, और 3 वाला तो हम बी के हिसाब से पहले एलिमिनेट कर चुके, तो मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं करने के क्वेश्चन को, ठीक है। डी वाले पे आते हैं। लिखा अब तो साफ साफ दिख रहा है कि जो आखिरी बचा उसी से मैच करा देंगे, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, भाई ये तो कैपेसिटर वाली ही बात हो गई, किसी को अगर कैपेसिटर का रिजल्ट याद होता तो भी वो ये बात सोच सकता था। अगर हम लोग कोई एक सीट ले लें, इनफाइनाइट प्लेन सीट, भाई इस पे हम लोग चार्ज डेंसिटी क्या ले लेते हैं, प्लस सिग्मा। इस वाले पर अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी ले लें कि भाई ये हम लोगों का माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, माइनस सिग्मा। अगर हम लोग कोई पॉइंट बीच में कंसीडर करेंगे, कोई भी पॉइंट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर की तरफ, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ही तरफ होता, दोनों का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2% होगा, अभी जस्ट हम लोग बात किए, ये सिग्मा बाई 2% दोनों का हो जाएगा, दोनों का चूंकि सेम डायरेक्शन जुड़ जाएगा, तो 2 सिग्मा बाई 2% ये कट पिट जाएगा, और यही आ जाएगा क्या, सिग्मा बाई 2%। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लोग कैपेसिटर के अंदर सॉल्व करते हैं और सारे रिजल्ट लाते हैं पैरेलल प्लेट के, ठीक है ना। क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आगे जाके v बाई डी लिख लेते हैं, सिग्मा को हम लोग q बाई a लिख लेते हैं, फिर हम लोग इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इनटू में v इज इक्वल्स टू q बन गया था, और q इज इक्वल्स टू cv से कंपेयर करते हैं तो c का वैल्यू ये आ जाता, तो वो वही सारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो d का क्लियरली 1 हो जाएगा, d का 1 आ रहा है, मतलब क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन सब कुछ सही से चल रहा है कहानी, ठीक है। ऑल्दो हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट से सारे आंसर ला चुके थे, मतलब सॉरी फर्स्ट आंसर से ही ऑप्शन तो आ ही चुका था, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन ओनली, पहली बात एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे ये नहीं सोच लेना है कि हीट जीरो होता है, हीट तो कांस्टेंट होता है भाई, चेंज इन हीट जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ थोड़ा सा चले तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू, डेल्टा क्यू चूंकि जीरो है, डेल्टा यू उधर जाएगा तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू का तो भाई एग्जैक्ट फॉर्मूला था जो हम लोगों को रटना है भाई, थर्मोडायनेमिक्स में कोई थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा होगा तो उसको ये रिजल्ट याद होगा,
और नहीं याद होगा इसका मतलब साफ साफ को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना है उसको भाई अच्छे से, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी बी डेल्टा टी। पहली बात ये सोच के ये नहीं सोचेंगे कि लग रहा है सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस या वॉल्यूम कांस्टेंट केस में है। डेल्टा यू का फॉर्मूला हर समय एन सी बी डेल्टा टी ही होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है, क्या पूछा गया है कि द वर्क डन, वर्क डन की बात कर रहे हैं हम। तो वर्क डन जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो टेम्परेचर के चेंज पर तो डिपेंड कर रहा है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करेगा, चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बस हो गया खत्म। पहली बात, एक बात कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी किसी को याद ही होता है सीधा कि सर एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा भी तो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ठीक है भाई, जिसको रिजल्ट याद है उसके लिए तो रिजल्ट वाला ही क्वेश्चन हो गया। बाकी ये रिजल्ट यहीं से आता है, वो CV का ही वैल्यू है R/1 गामा माइनस 1, और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस गामा बन गया ना। तो जो CV होता है उसी का वैल्यू होता है क्लियरली कितना, R अपॉन गामा माइनस 1, तो वही रिप्लेसमेंट करके लाए, ठीक है। क्योंकि जो CV होता है वो बेसिकली क्या होता है, CV जो होता है F/2R होता है, और यहाँ ये जो गामा है वो पॉइजन रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, भाई गलत लिखा हुआ है। दुनिया जहान में किसी भी तरह का वेव हो, कोई भी वेव हो, उसके पास, भले बात तो यही अपने आप में बड़ा कठिन क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेव। अगर ये बात पता है तो हम तो कह रहे हैं कि पहले वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता देना कि वेव क्या है, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। वेव क्या है, वेव बेसिकली प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों का प्रोपोगेशन है। दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो बोलेंगे कि वेव जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कहीं रस्सी बांधी और रस्सी का एक सिरा पड़ के ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आगे की ओर एनर्जी भी जा रहा है, मोमेंटम भी जा रहा है। यही तो रीजन है कि पार्टिकल की अभी पोटेंशियल बढ़ जा रही, कभी घट जा रही, कभी बढ़ जा रही, कभी घट जा रही, तो वैसे कुछ कहानी है, ठीक है। तो वेव क्या है, वेव कोई भी वेव हो भाई, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। उसके पास एनर्जी भी होगा, मोमेंटम भी होगा। यहाँ क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी तो होता है लेकिन मोमेंटम नहीं होता, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ फोटोन इज जीरो, सही से देखा जाए तो ये भी गलत लिखा है भाई, क्योंकि फोटोन का केवल रेस्ट मास जीरो होता है, रेस्ट मास इज इक्वल्स टू जीरो, जबकि फोटोन का जो डायनामिक मास होता है, डायनामिक मास वो तो नॉन जीरो होता है भाई। लिटरल हम लोग डायनामिक मास तो फोटोन का निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, सी उड़ा देंगे तो यहाँ से डायनामिक मास ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा, h अपॉन में c इंटू लैम्डा। अलग अलग वेवलेंथ से अलग अलग मास आ सकता है, तो मतलब फोटोन का डायनामिक मास होता है, रेस्ट मास जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ तो रेस्ट मास लिखना चाहिए था, लेकिन देखो दिक्कत क्या है कि ऑप्शन में एक लिखा है असर्शन ट्रू रीजन फॉल, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, तो अब एक्चुअली में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें दोनों फॉल्स है। हाँ, अगर दोनों फॉल्स का एक ऑप्शन होता तो वो ज्यादा करेक्ट वही होता, लेकिन अगर लोग पढ़ें तो असर्शन तो पूरी तरह से गलत है। रीजन को हम 100% गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन तो है ना जिसमें फोटोन का मास जीरो हो चुका है, तो ये सही है, ये गलत है। लॉजिकली ये भी गलत होना चाहिए था, लेकिन ठीक है भाई, हम लोग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाते हैं जो नियरर टू द करेक्ट है। तो नियरर टू द करेक्ट क्या है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम इज दिस, ठीक है। कोई पार्टिकल ये x ये y z है, बाहर की ओर मतलब यहाँ कहीं है, लेकिन चूंकि इसे हवा में नहीं दिखा पा रहे तो बोर्ड पे दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग 1,1,1 मान ले रहे हैं। अब इस पर एक फोर्स लग रहा है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, और इस f वेक्टर की वैल्यू दे दी गई क्या, i कैप, माइनस में j कैप और प्लस में k कैप दिया हुआ है, ठीक है। फिर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन z डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चलें तो हम लोग को निकालना है भाई, ये रहा r, ये रहा f। टॉर्क होता क्या है ये ध्यान रखेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर होता है, न कि f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। डिटरमिनेंट मेथड से चल रहे हैं, i कैप, j कैप, k कैप, r के कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो यही होगा r, 1 माइनस 0 i कैप मतलब 1, 1 माइनस 0 j कैप मतलब 1, 1 माइनस 0 k कैप मतलब ये भी 1। फोर्स की बात करेंगे तो 1 माइनस 1 और 1, प्लस माइनस और प्लस, शुरुआत कर रहे हैं आई कैप के हिसाब से चलते हैं ना। क्या लिखेंगे भाई, इसको ऐसे छुपा देंगे, 1 माइनस एक पहले से एक माइनस और आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में जे कैप, इसको छुपा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका इससे करेंगे 1 और बीच में एक माइनस साइन लगा देंगे। यही चीज यहाँ भी किए थे, 1 1 जा 1 माइनस 1 आएगा ये, लेकिन फॉर्मूले में एक माइनस था पहले से, इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस में के कैप, इसको छुपा लेंगे -1 और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस ये भी आ जाएगा माइनस। यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा 2 आई कैप, ये तो जीरो हो जाएगा, और सिंपल क्या आ जाएगा, ये माइनस में 2 के कैप। ये आ गया हम लोगों का टॉर्क वेक्टर। हम लोगों से टॉर्क का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, हम लोगों से पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में कितना है, मतलब के में कितना है, -2। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि टॉर्क का जेड के लॉन्ग कितना मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो 2 है। -2 क्या बता रहा है कि भाई नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है केवल जेड में, तो 2 आ जाएगा। यहीं अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा होता तो हम निकाले होते क्या, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर
माइनस कर देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो भी तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 8, 8 रूट से बाहर होकर यहाँ कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा ना। तो 2 रूट 2 तब आता है जब नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन अ गैस एट दिस टू डबल द प्रेशर। फिक्स्ड वॉल्यूम बोला है, फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब गैलुसेक लॉ की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम फिक्स तो मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 बाई T2। क्या लिखा हुआ है कि टू डबल द प्रेशर, तो शुरुआत का प्रेशर P मान लेते हैं तो बाद का प्रेशर क्या हो जाएगा 2P। ध्यान देना एक बात ये है कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही होना चाहिए। तो शुरुआत में जो टेम्परेचर वो 27 है, 273 जोड़ेंगे ताकि केल्विन बदले तो 300 हो जाएगा। नया टेम्परेचर हम लोग पता लगा लेते हैं, कट कुट कर देंगे तो यहाँ से टी का वैल्यू 300 दूनी 600, 600 केल्विन। लेकिन जवाब किसमें चाहिए इनको जो जवाब चाहिए वो चाहिए डिग्री सेल्सियस में। तो 273 माइनस करेंगे अगर तो क्लियरली कितना जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे कितना 327। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ टू लाइट बीम फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट पॉइंट 1 and 2 विथ एंगल थीटा 1 थीटा 2 respectively as shown in the figure. After refraction the beam intersect at point 3। अच्छा ठीक है, जब रिफ्रैक्ट करके अंदर जा रहा है which is exactly on the interface at the other end of the block। ठीक है, given the distance between 1 and 2, 1 and 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4√3 दे दिया गया है। थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है। अच्छा ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो नॉर्मल एंगल बना रहा होगा वो होगा 90 माइनस थीटा 1, और अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी बनाएगा कितना 90 माइनस में थीटा 2। ऐसा करते हैं, ये पहले कंफर्म है कि रे यहाँ पहुंचेगा, कंफर्म है कि रे यहाँ पहुंचेगा भाई, तभी तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो हम लोग ऐसे है ना, सबसे पहले ये वाला आर पता लगा लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या लिखेंगे n1 sin 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 इनटू में sin r। ध्यान देते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे n1 cos थीटा 1 बराबर n2 इनटू में sin r। cos थीटा 1 अगर हम लोग देखें तो cos इनवर्स धरा के cos बना देगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n2 बाई 2 n1 रखते हैं, तो n2 बाई में 2 n1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n2 इनटू में sin r। ध्यान देते हैं n2 n2 कटा n1 n1 कटा, sin r का वैल्यू क्या आ गया, sin r का वैल्यू आ गया 1/2, मतलब r का वैल्यू क्लियरली कितना आ गया, r का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब r आ गया 30 डिग्री, अगर ये है 30 डिग्री तो ये होगा 60 डिग्री। अब ध्यान देते हैं भाई, इस पॉइंट लगाएंगे तो भी तो एंगल वही है ना, थीटा 2 थीटा 1 बराबर ही है ना, तो यहाँ पे भी r अगेन कितना आएगा 30, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा क्या वो 60 होगा कि नहीं। अब अगर यहाँ देखें ध्यान से तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 ये 60, तो ये वाला भी 60 ही होगा। अच्छे से देखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं ना। अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले कुछ ऐसे कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, पक्के से ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा 4√3। 4√3 आ गया। क्या पूछा गया हम लोगों से क्वेश्चन में, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि देन द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक इज, थिकनेस थिकनेस मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम लोग मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू वो सिंपल कितना हो जाएगा 2√3। अब अगर बाइसेक्ट कर दिए तो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हो गया ना, 30 डिग्री हो गया। और हम लोग ऐसा करते हैं कि tan 30 लगा लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 2√3 बाई में बेस, बेस पता ही करना, उसको डी मान लेते हैं फिलहाल, डी क्वेश्चन में, अच्छा डी उस क्वेश्चन में भी दिया है, हम लोग x मान लेते हैं, x से मान लेते हैं ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 2√3 बाई में x, तो क्लियरली √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 3 3 2 जा 6, तो मतलब 6 आ जाएगा। क्योंकि डी दिया सेंटीमीटर तो ये भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल क्वेश्चन देखने में भयानक लग रहा था लेकिन कुछ है नहीं, अच्छे से पढ़े होते हैं तो हड़बड़ाहट नहीं करते हैं तो बन जरूर जाता। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर and that of the output piston is 1500 centimeter square if 100 newton force is applied to the input piston to raise the output piston by 20 centimeter then the work done is। ठीक है, सबसे पहली बात ये पास्कल लॉ पर बेस्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में जिधर हम लोग फोर्स लगाना चाहते हैं या जिधर क्यों लगाते हैं उधर का एरिया रखते हैं कम, और जिधर हम लोगों को आउटपुट चाहिए होता है उधर का एरिया कर देते हैं ज्यादा। लगभग एक उस तरह का हम एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बनाते हैं कुछ ऐसे ना, अंदर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भर देते हैं इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर हम लोग एक पिस्टन जैसा कुछ लगा दे रहे हैं, यहाँ पर एक पिस्टन जैसा लगा दे रहे हैं कुछ ऐसे सा। ठीक है ना, इधर की ओर हम लोग फोर्स लगाते हैं, इसका एरिया कम वाला रहता है तो A1 मान ले रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम लोग लेट से F1, इधर की ओर हमको आउटपुट मिलता है वो है फोर्स F2, इस वाले का एरिया हम लोग लेट से कितना मान लेते हैं A2 मान लेते हैं ना। तो यही एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है, पास्कल्स लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। ये कुछ वैसी बात है, हम लोग इधर लगाएंगे फोर्स, इधर हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक,
अब ऐसे ही कुछ कुछ बातचीत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनपुट पिस्टन का एरिया कितना दे दिया गया 6। पास्कल लॉ में क्या कहता है पास्कल लॉ कि किसी भी एक सेक्शन पे अगर हम कोई एक एडिशनल फोर्स लगाएंगे, सॉरी प्रेशर लगाएंगे, तो वही एडिशनल प्रेशर एग्जैक्टली हर जगह ट्रांसफर हो जाता है, सेम प्रेशर। तो अगर हम लोग देखें तो छोटे वाले का एरिया 6 है, दैट आउटपुट प्रेशर दिस, अगर 1000 न्यूटन लगाए हैं इनपुट की तरफ 100 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कहीं पे भी एडिशनल प्रेशर लगाएंगे तो वही प्रेशर हर जगह आएगा, तो वही प्रेशर यहाँ पे भी आएगा F2 बाई में इसका एरिया कितना है 1500, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कट गया भाई। अगर हम लोग इसको 2 से कट कर दे तो 50, 2 से कट जाएगा 3, 3 से कट कर देंगे 3 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F2 का वैल्यू क्या आएगा 5 5 जा 25 और 1 2 और 3 जीरो, ठीक है ना। तो 25,000 न्यूटन हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा, जबकि हम लोग लगाए केवल कितना थे 100, ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया है कि द इनपुट प्रेशर, ठीक है, टू रेज दिस प्रेशर देन द वर्क डन इज, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ 100 फोर्स इज अप्लाइड ना, हाइड्रो, फिर से वापस हम पढ़ ले रहे हैं एक बार क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रेशर सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट इज दिस, हम लोग आउटपुट पिस्टन का एरिया दिया हुआ हम लोगों को 100 न्यूटन हम लोग लगाए हैं, टू रेज द आउटपुट पिस्टन बाय 20 सेंटीमीटर, देन द वर्क डन इज, कि भैया कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। तो वर्क डन की बात करें अगर, तो वर्क डन होता क्या, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगा वो पता चल चुका है, कितना फोर्स मिला है हम लोगों को 25,000। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आउटपुट पिस्टन जो है वो 20 सेंटीमीटर चला है, आउटपुट पिस्टन 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, ये 20/100, क्योंकि मीटर से हम लोग सेंटीमीटर से मीटर बदले हैं, ताकि हम लोगों को एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में वर्क डन मिले, क्योंकि यहाँ पे जूल में चाहिए जवाब, ठीक है। अगर हम लोग वहां देखिए ध्यान से, तो 20 पंजे 100, 5 से अगर हम लोग इसको कट कर दे तो 5 पच्चे 25 और कितना 3 जीरो, और ये जूल में आ गया, ये 1000 जूल मिल करके किलो जूल बना देगा, तो जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 किलो जूल, तो जो वर्क डन आ गया वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर ना, तो यहाँ पे 5 भर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर, नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर की ओर रिवर फ्लो कर रहा है उधर की तरफ ना, और रिवर का फ्लोइंग जो स्पीड दे दिया वो है 9 किलोमीटर पर आवर। पहली बात, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जब सपोर्ट करते स्पीड जुड़ जाएगी भाई, तो जो बोट की अब नई वाली जो स्पीड होगी, बोट की जो नई स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, बोलेंगे हो जाएगा 27 प्लस में 9, मतलब क्लियरली कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/18 से, कट पिट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है कि अ मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो अब यहां से एक व्यक्ति एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है, कितनी स्पीड से फेंका है, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कोई भी किसी भी सिस्टम से जब अलग होता है तो उस सिस्टम का वेलोसिटी ले लेता है, एक्सेलरेशन नहीं, केवल वेलोसिटी। तो चूंकि बोर्ड के पास वेलोसिटी इधर की तरफ था तो वो भी वेलोसिटी ले लेगा। जैसे कई बार बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है कि वो अपोजिट में दे देता है, अपोजिट में तब देते हैं जब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर कोई किसी सिस्टम से अलग हो, यही तो रीजन है कि बस से हम लोग कूदते हैं तो हल्का सा आगे कूदते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों की बॉडी के पास बस के आगे की वेलोसिटी रहती है भाई। तो अगर कोई किसी सिस्टम से अलग होगा तो वही वेलोसिटी लेगा, उसी डायरेक्शन में लेगा, अपोजिट नहीं। हाँ, अगर कोई ऑब्जर्वर कहीं और दौड़ बढ़ रहा होता है, वो देख रहा होता है इसको, तो वो अपनी वेलोसिटी इसको पलट के दे देता। दो अलग अलग बातें ध्यान रखेंगे ना। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पार्ट बॉल होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि इसके पास इधर भी वेलोसिटी है। रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। और टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट होता है 2u/y अपॉन में g, है ना, इस तरह की बातचीत है। तो अगर हम लोग u/y की बात करते हो कितना है, वो है 2 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई g की जगह पर कितना आ जाएगा 10, कट पिट कर देंगे तो टाइम ऑफ लाइट कितना आ जाएगा 2 सेकंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 10, तो 10 इंटू 2 कर लेंगे, क्लियरली जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर आएगा। लेकिन इनको क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, तो हम लोग सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो क्लियरली कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जवाब कर देंगे हम लोग कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक। एक आध बात और है, जैसे बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर एक मिनट सर, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी तो होता, तो उसको भी लगा सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि हम लोग को तब एंगल निकालना पड़ता। इनिशियल पोजीशन एंगल निकालेंगे तो 10 इधर 10 इधर, तो ये वाला एंगल अगर हम tan थीटा मानेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 10/10 करेंगे, क्लियरली थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। रखेंगे अगर u का स्क्वायर, प्रोजेक्शन वाली स्पीड रखते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करना पड़ा होता, और तब वो आता है कितना 10√2, 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू में 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय जी की वैल्यू क्या रख लेते हैं हम लोग 10, 0 0 कटता तो भी देखो रेंज कितना आ जाता 20 मीटर आता, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो वापस यही जवाब आ जाता। तो मल्टीपल वे है सब करने के, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का 29 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। थैंक यू।